बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और नाज़रीन मोहतरम, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं सदाकत एट लॉ का चैनल चला रहा हूँ और मैं हूँ मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं आपके लिए इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स पर और पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स पर वीडियो बनाता रहता हूँ। आज का मेरा पिछली वीडियो से रिलेटेड पार्ट 2 है, एआई से रिलेटेड, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। इसका पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा। इसलिए इसके पार्ट इतने ज़्यादा हैं कि एक तो ये सब्जेक्ट बहुत लंबा है, दूसरा आजकल इंटरनेशनल मीडिया पे ये जो एआई का जो सब्जेक्ट है, इस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं और बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, ख़ास तौर पे यूरोप और अमेरिका में और इंग्लैंड में भी। और आप जो लोग ज़्यादातर लोकल मीडिया देखते हैं पाकिस्तान या इंडिया का, तो यहाँ के जो मीडिया की बातें हैं वो ज़्यादातर इमरान खान, नून लीग, शहबाज शरीफ, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, इनके पास लड़ाई के सिवा कोई और बात ही नहीं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। दुनिया के सब्जेक्ट जो हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ इतने अहम बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक के नहीं हैं। हमारे इधर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और इकनॉमिक अनस्टेबिलिटी की वजह से इश्यूज़ ये रह गए हैं, बाकी तमाम चीज़ें पीछे हो गई हैं। ना साइंटिफिक तरक्की हो रही है, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं और प्रोडक्शन नहीं हो रही और एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो गई हैं, इदारे हमारे तबाह हो गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं। उस पर मैं बात नहीं करता। मेरा सब्जेक्ट आज का एआई है और मैं इस पर काफ़ी दिन लग जाते हैं मुझे रिसर्च करते हुए, और मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी जो वीडियो है उसको जानदार बनाऊँ और आपके लिए नहायत इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल बनाऊँ, जो आपकी मालूमात में खातिर खा इजाफ़ा करें। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो, टाइम वेस्ट किए बिना। एक बात याद रखिए कि हर वीडियो की हर सब्जेक्ट की इब्तिदा में कुछ थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बतानी पड़ती है, क्योंकि अपने सब्जेक्ट पे लाने के लिए आपको उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना पड़ता है। ये जो रिसर्च मैंने की है, मेरी रिसर्च के मुताबिक दुनिया में किस चीज़ की ज़्यादा तलब रही है, दुनिया में बड़े इश्यूज़ कौन से रहे हैं, मेरे हिसाब से, मेरी रिसर्च के मुताबिक, और आप मेरी बात से यकीनन इत्तेफाक करेंगे, मेरी रिसर्च के मुताबिक दुनिया के इंटरनेशनल बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल हमेशा से, सदियों से दो इश्यूज़ रहे हैं। एक इशू, बड़ा इशू जो है वो है पावर, हसूल इक़्तिदार। वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ इक़्तिदार की शक्लें क्या क्या होती हैं। और दूसरा है वेल्थ, मनी, या जिसको हम पैसा बोलते हैं। ये दो मेन इश्यूज़ हैं, बाकी तमाम चीज़ें इन्हीं की ऑफ शूट्स हैं। अब पावर जो है, आप के दिमाग में जब पावर की बात आती है तो आप ये सोचते होंगे कि पावर की जब हम बात करते हैं तो पावर जो है वो पॉलिटिकल पावर ही पावर है। यकीनन पॉलिटिकल पावर ही एक इंटरनेशनल इशू है और ये पावर है, बहुत बड़ी पावर है, लेकिन पावर के आगे ऑफस्प्रिंग्स हैं। यानी पावर की जब बात करते हैं तो उसमें इकोनॉमिक पावर आ जाती है, उसमें लोकल पावर आ जाती है, उसमें पावर ऑन टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसमें मोनोपोली ऑन यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ जाती है, उसमें मोनोपोली ऑन एग्रीकल्चर आ जाती है, उसमें मोनोपोली ऑन यानी साइंटिफिक रिसर्च आ जाती है। मिसाल के तौर पे मेडिकल फील्ड हो गई, या स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, या कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो गए, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज हो गए। ये जो हमारी एआई है, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही एक फील्ड
है। तो इस पे हम बात करेंगे। जब लोगों के पास इकोनॉमिक पावर आ जाती है तो वो भी एक तरह से हाकम बन जाते हैं उनकी एक मखसूस फील्ड में। वो पॉलिटिकल पावर तो नहीं होती लेकिन एक मखसूस फील्ड पे दुनिया की बहुत सारी चीज़ों पे, लोगों पे, मुल्कों पे उनका होल्ड हो जाता है। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा इसके ऊपर बात करके कि इकोनॉमिक पावर और टेक्नोलॉजी की पावर बनने से आपका होल्ड जो है इंटरनेशनली किन किन मुल्कों पे आ जाता है। मिसाल के तौर पे आप मिसाल ले लें, माइक्रोसॉफ्ट की मिसाल ले लें। मिसाल के तौर पे आप उसकी यूट्यूब की मिसाल ले लें। ये इंटरनेशनल है और इनका होल्ड है और इनके मुकाबले पे और कोई आ नहीं सकता। जो आएगा कोई दूसरी कंपनी बनाएगा, कोई और प्रोडक्ट नया लॉन्च करेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ पावर की, और ये एक किस्म की पावर है, एक किस्म की हुकूमत है। हुकूमत का मतलब ये है कि दुनिया के लोगों के ऊपर आपको दस्तरस होना, आपका इक़्तिदार चलना, आपका सिक्का चलना, इसका मतलब है पावर। और आगे जाके वेल्थ और पावर ये दोनों दो भाइयों के नाम हैं, एक ही बाप के दोनों बेटे हैं। वेल्थ और पावर ये जुदा नहीं होते, ये मिल जाते हैं। दोनों को अलहदा किया जाता है, दोनों अलहदा सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आगे जाके ये मिल जाते हैं। अच्छा, अब हम नियर फ्यूचर की बात करें तो नियर फ्यूचर में आप 19वीं सदी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी बात करेंगे तो फिर वो बहुत पुरानी बात हो जाएगी, हमारा टाइम वेस्ट होगा और वीडियो लंबी हो जाती है। वो ज़्यादा लोग लंबी वीडियो पसंद नहीं करते। नियर फ्यूचर में पहले यूनाइटेड किंगडम सुपर पावर था, फ्रांस एक सुपर पावर था, रशिया एक सुपर पावर था, और यूएसए एक सुपर पावर अभी भी है, और चाइना भी एक कंसिडर किया जा रहा है कि एक सुपर पावर बन गया। हम उसमें नहीं जाते। कुरान करीम का एक रेफरेंस मैं आपको देता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि हम दुनिया के लोगों में दिनों को फेरते रहते हैं। इसका जो इंटरप्रिटेशन है, जो मुझे बात समझ आई है, कभी किसी के पास दौलत आ जाती है, कभी किसी के पास इक़्तिदार आ जाता है, और कुछ अरसा रहने के बाद वो इक़्तिदार शिफ्ट हो के किसी और के पास चला जाता है। कभी कोई अमीर हो जाता है, जैसे चंद साल पहले बिल गेट्स का नाम बड़ा मशहूर था। उसके बारे में ये कहा जाता था कि बिल गेट्स की दौलत इतनी है कि अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर रखना शुरू कर दे, उसकी तय लगाए, तो ज़मीन से लेके चांद तक जो है उसके डॉलरों की तय लग जाएगी। लेकिन आज बिल गेट्स नहीं है, आज और लोग उसकी जगह ले गए। तो वो जो कुरान करीम का रेफरेंस मैंने दिया है, अल्लाह ताला फरमाता है मैं दुनिया का मालिक, कायनात का मालिक, तो वो कहता है मैं दुनिया में फेरता रहता हूँ, इक़्तिदार भी और दौलत भी, और ये सच है। अच्छा, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। एक नाम लेना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं आईटी की, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो उनकी कंपटीशन शुरू हुआ है यूरोप में और अमेरिका में। वो आईटी की टेक्नोलॉजी पे दस्तरस और आईटी की एआई की टेक्नोलॉजी में वो एक्सेल करना चाह रही हैं, और वो अपना बिज़नेस लॉन्च कर चुकी हैं, और आगे भी कोई 2-4-6 महीनों में आगे भी इसमें बहुत काम होने वाला है। आपको पता चलता जाएगा जब आप मेरी वीडियो भी देखेंगे, और जब आप और भी वीडियो लोगों की देखेंगे यूरोप की ख़ास तौर पर, तो आपको सब पता चल जाएगा कि ये खेल क्या है, व्हाट इज़ द गेम ऑफ एआई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया के लोग बड़े समझदार और बड़े पढ़ लिख के बड़े होशियार और बड़े दानिशवर बन गए हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो दुनिया के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं। वो मैं आखिर में आपको बताऊंगा, 10 नाम बताऊंगा दुनिया के
कौन से 10 बिलियनियर हैं मशहूर व मारूफ, उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन बताऊंगा, उनका नाम बताऊंगा, उनका बिजनेस बताऊंगा, उनकी उनकी जगह बताऊंगा, किस शहर में रहते हैं, सारी डिटेल थोड़ी थोड़ी सारी बताऊंगा। तो आपको पता ये चलेगा इनका सबका ताल्लुक तो आईटी के शोबे से है। यानी अब यही लोग एआई में चले गए हैं और एआई की टेक्नोलॉजी हासिल करने के बाद ये क्या करेंगे, ये गेम क्या चल रही है, ये मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग मुत्तफिक भी हो सकते हैं और आपको हक हासिल है कि आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। जब 19वीं सदी स्टार्ट हुई तो 19वीं सदी के स्टार्ट में अमेरिका में ऑयल वगैरह निकला, ज़मीन से निकाला गया ऑयल, और वो इब्तदा थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, यानी मोटर कारें, ट्रक और बसें और ट्रेनें और ये चीज़ें 19वीं सदी के इब्तदा में ये शुरू हुई। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो चलती है तमाम की तमाम ऑयल पे। तो उस ज़माने में मैं आपको बताऊं कि 1903 की बात है कि एक आदमी गुज़रा है जिसमें इंसानी तारीख़ का जो है हवाला दूंगा, उसका नाम है, और वो दुनिया का सबसे पहला बिलियनियर कहलाता है। वो आदमी अमरीकी था और उसका नाम है जॉन डी रॉकफेलर। कई लोगों ने नाम सुना होगा, और चूँकि वो मर चुका है, बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन बहुत मशहूर आदमी है। हिस्ट्री में इसका नाम याद रखा जाएगा। याद रखिएगा, इस आदमी का नाम जॉन डी रॉकफेलर है। इसने क्या किया कि ये आम सा आदमी था, नौकरी करता था, और इसको पहली जो तनख्वाह मिली वो, ये फ्लोरिडा में अमेरिका में रहता था, पहली तनख्वाह मिली $1000। ये उससे मुतमईन नहीं था। इसने फिर अपने बाप से $1000 और लिए और $2000 दोगे, उससे कोई कारोबार किया शुरू। मैं लंबी बात नहीं करूँगा, शॉर्ट बात करूँगा। करते 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 इसने, ये पैदा हुआ है 1837 में और इसका इंतकाल हुआ है 1937 में। 1937 में ये फौत भी हो गया था, बहुत पहले की बात है, लेकिन हिस्ट्री में इसका नाम है दुनिया का सबसे पहला जो है बिलियनियर, अरबपति इंसान था। डॉलर्स में, रुपयों में नहीं, डॉलर्स में। अच्छा, इसने क्या किया कि ऑयल रिफाइनरी बनाई। ऑयल रिफाइनरी का नाम था स्टैंडर्ड ऑयल रिफाइनरी, और फिर इसने और भी बहुत सारे काम किए और ऑयल रिफाइनरी में बड़ा पैसा कमाया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उस वक्त इब्तदा में थी और बढ़ती गई, दिन ब दिन बढ़ती गई और ये पैसा कमाता गया। ये बात यहाँ आपको बताता चलूँ कि उस ज़माने में ये हमारी जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरब है, जैसे इराक़ है, ईरान है, ये जैसे यूएई है, कतर है, कुवैत है, इन मुल्कों में ऑयल अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ था। ये गरीब मुल्क थे और ये चोरी चिकारी करके, मछलियाँ पकड़ के, रेतला इलाका था, कोई पैदावार नहीं थी, और ये अरबी बद्दू मशहूर थे। हज पे जाने वाले काफिलों को ये लूटा करते थे, कोई आमदन नहीं थी। तो उस वक्त रॉकफेलर जो था उसने पैसा कमाया, ऑयल रिफाइनरी थे और वो बड़ा मशहूर हुआ। चलें, ये बात होगी, और वो मल्टी मिलियनेयर बन गया। अच्छा, अब वक्त के साथ ज्यों ज्यों इंसान तरक्की करता है उसकी तरजीहात जो हैं वो बदलती जाती हैं। उसके बाद सन 50 की दहाई के करीब करीब सऊदी अरब में भी ऑयल निकला, और फिर वो जो कंपनीज थी उन्होंने, एक्सप्लोरेशन कंपनीज थी, उन्होंने यूएई में भी ऑयल निकाला, उन्होंने कुवैत में भी निकाला, इराक़ में भी निकाला, बाद में ईरान में भी निकला। और जब ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल गई तो उनकी ऑयल की इनकम इतनी ज़्यादा हो गई कि अरब ममालिक ने बेपनाह तरक्की हासिल की। उस ज़माने में पाकिस्तान का अभी वजूद नहीं था।
पाकिस्तान तो अब भी ज़बू आली का शिकार है। चलें, वो एक अलग कहानी है, एक अलग सब्जेक्ट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अमीर लोग हैं ये क्या सोचते हैं, ये उस तरफ भागते हैं, इनका रुख उस तरफ होता है जहाँ से दौलत जनरेट हो। अब मैं आपको आके बताता हूँ कि इन्होंने ऑयल में बड़ा पैसा कमाया, उसके बाद फिर एक और इंडस्ट्री जो है उसने बड़ा जो है तरक्की हासिल की, वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। उसमें जापान भी है, अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, इटली भी है और इंग्लैंड भी है। अभी ये कोरिया वगैरह और ये बाकी ममालिक जो सीन पे नहीं आए थे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कंपनियों ने, लोगों ने बड़ा पैसा कमाया और वो करोड़पति और अरबपति बन गए। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लोगों को, साइंसदानों ने ये बताया कि ऑयल के रिज़र्व तो चंद साल के रह गए हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर उन्होंने पैसा कमाया हाइब्रिड कारें बना के, फिर अब उन्होंने पैसा कमाया ईवी बना के, ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना के। अब जदीद जो वो काम कर रहे हैं वो हाइड्रोजन पे चलने वाली जो है वो व्हीकल्स बना रहे हैं। वो पोल्यूशन फ्री होंगी और नहायत सस्ती उनकी कंजम्पशन होगी। ऑयल तो दुनिया में बड़ा महंगा हो गया है ना, लेकिन वो जो हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ियाँ होंगी, गाड़ियों की कीमत ज़्यादा होगी, लेकिन वो जो है हाइड्रोजन की जो कास्ट है वो बड़ी कम होगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वक्त गुज़रता गया और दुनिया में बहुत सारे लोग अमीर होते गए। अब वक्त गुज़रता गया, उसके बाद कोई 80 की दहाई के बाद ये इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन और सेल्यूलर कंपनीज़ का मार्केट में इंट्रोडक्शन हो गया। जब ये आईटी टेक्नोलॉजी यानी मोबाइल फ़ोन आ गया, कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया और जब ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई तो लोगों को ये समझ लग गई कि जो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो लोग ऑयल एक्सप्लोर करते हैं, वो तो कोई बड़ा प्रोडक्ट निकालते हैं, रिफाइनरियाँ लगाते हैं, बड़ी कॉस्ट आती है, बड़ा ख़र्चा करते हैं, फिर ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो इस पे तो बड़ी कॉस्ट आती है। और गाड़ियों के पुर्जे बनाने में एक कार में हज़ारों आर्टिकल्स होते हैं जो वो मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर वो बनाते हैं, बड़ा टाइम लग जाता है, फिर उसको इंजन डालते हैं, फिर उसमें पेंट होता है, इंटीरियर का काम होता है, इस पे भी बड़ी कॉस्ट आती है। तो कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें लागत कम से कम हो और मुनाफा बेतहाशा ज़्यादा हो। मेरे बेटे भी आईटी कंपनीज़ के मालिक हैं, वो चला रहे हैं। मैंने उनको कहा कि आप लॉ कर लो। जब वो अपनी तालीम मुकम्मल की तो उन्होंने कहा कि हम लॉ की फील्ड में नहीं आएंगे। पापा जी, ये ज़माना बदल चुका है, अब आईटी की फील्ड दुनिया में रूल करने वाली है। वो जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, एक वेल्थ और दूसरा पावर, वो जो पावर है वो आईटी वाले कर रहे हैं, ले गए हैं। अब जब एंड्रॉयड फ़ोन आ गया तो और इनकलाब आ गया, जब इंटरनेट आ गया तो और इनकलाब आ गया। अब कोई भी बंदा मोबाइल फ़ोन के बग़ैर, खा वो अरब में रह रहा है, खा वो एशिया में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, यूरोप में रह रहा है, फ्रांस में रह रहा है, मक्के में रह रहा है, मदीने में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, वो फ़ोन के बग़ैर रह नहीं सकता। बल्कि लोगों ने एक से ज़्यादा फ़ोन रखे हुए। अब मैं बताता हूँ कि ये ज़रिया है कम्युनिकेशन का। इसमें लागत कम से कम है और आमदन बहुत ज़्यादा है। तो बिल गेट्स ने जो कंपनी बनाई माइक्रोसॉफ्ट, यानी थोड़ी सी लागत और बेपनाह दौलत समेटने की जगह नहीं है उनके पास। अच्छा, किसी वक्त चंद साल पहले बिल गेट्स की दौलत बड़ी ज़्यादा थी। अब मैंने रिसर्च की है कि ये यूरोप में और अमेरिका में बहुत सारी कंपनियों की रेस लगी हुई है एआई की फील्ड में। अब एआई की फील्ड में जो मैथमेटिशियन हैं,
जो कंप्यूटर साइंटिस्ट्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं, ये सारे मिला के जॉइंट रिसर्च करके तो इन्होंने एक मसनूई जो है वो मशीन तैयार की है जो इंसानी दिमाग को रिप्लेस करेगी। रिप्लेस से मुराद ये नहीं होगा कि इंसान का दिमाग निकाल दिया जाएगा, वो इंसानी दिमाग की तरह सोचेगी और आपके मामलात का वो फैसला करेगी। वो टेक्निकल बातें मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने रिसर्च करके स्टडी बनाई है कि दुनिया के टॉप 10 बिलियनियर जो लोग हैं वो कौन हैं और वो क्या करते हैं। ये एआई से रिलेटेड बात है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात है, ये इंटरनेट से रिलेटेड बात है, ये मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड बात है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये मेरा लेक्चर आज का जो पार्ट 2 है वो आपको ये बात बताएगा कि किस तरह से पैसा इसमें आता है। मिसाल के तौर पे रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों लोग जो हैं वो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों लोग जो हैं वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों लोग जो हैं वो यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों लोग जो हैं वो स्काइप इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह जितने भी हैं वो आपके इल्म में होगा, सबका नाम लेना ज़रूरी नहीं है। अब मैं लोगों के नाम आपको बताता हूँ। पहला, दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर कबीर आजकल लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक जो है वो बिलियनियर कौन है, उसका नाम है बर्नार्ड अर्नॉल्ट। इसका ताल्लुक़ फ्रांस पेरिस से है और ये एक बहुत मशहूर कंपनी है LVMH, और एक परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स बनाने वाली कंपनी है, आपने उसका नाम अक्सर सुना होगा, उसका नाम है क्रिश्चियन डियोर। और उसके अलावा एक और कंपनी है मोइलिस एंड को, ये, और इसके अलावा कई और कंपनीज में इसके शेयर्स हैं। ये दुनिया का नंबर 1 अरबपति आदमी है और इसकी नेट वेल्थ है 206 बिलियन US डॉलर। अब ये बिलियनियर नहीं है, ये ट्रिलियनियर है। ये नहीं 100 बिलियन हो जाए तो वो ट्रिलियन बन जाता है। जब 206 बिलियन बन जाए तो वो 2 ट्रिलियन से ज़्यादा का वो दौलत कमा लेगा, नंबर 1 पे। जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। और इसका ताल्लुक़ भी जो है वो इस AI से रिलेटेड कंपनीज में इसकी इन्वेस्टमेंट है। ये जो अमीर कबीर लोग हैं इनको ये साइंस समझ आ जाती है कि पैसा कहाँ लगाया जाए जहाँ से मज़ीद पैसा कमाया जाए। इसकी उम्र है 74 ईयर्स। नंबर 2 दुनिया का अमीर तरीन आदमी, उसका नाम है इलॉन मस्क। ये फ्लोरिडा USA में रहता है और इसकी उम्र है 51 ईयर्स। और ये मशहूर व मारूफ कंपनी जो मोटर गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है, ऐसी कंपनी है जो मैन फ्री ड्राइवर फ्री मोटर गाड़ियाँ बनाती है, मोटर कारें, बड़ी महंगी कारें बनाती है। इस कंपनी का नाम है टेस्ला। वो 50,000 टेस्ला कारें बना के बेच चुका है जो कंप्यूटर से चलती हैं। उसमें आप फीड कर दें मैंने वहाँ जाना है, वो आपको वहाँ ले जाएगी बग़ैर ड्राइवर के, मोड़ भी काटेगी, वाइपर भी चलाएगी, ब्रेक भी लगाएगी, स्पीड भी करेगी, स्लो भी करेगी, इशारे पर रुकेगी, सब काम करेगी। ये ऐसी कारें बनाता है और वो बड़ी महंगी कारें बिकती हैं। इलॉन मस्क उसका नाम है। और उसकी एक और कंपनी है, उसका नाम है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स कंपनी एक ऐसी है जो ज़मीन से बाहर जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उन पे अपने रॉकेट्स और अपने मिशन भेजती है। और अब ये इलॉन मस्क जो है ये दौलत में इतना आगे जाना चाहता है कि इसने ऐलान किया है कि मैं मरीख पर इंसानी आबादी की एक कॉलोनी बनाऊंगा और लोगों को आबाद करूंगा, वहाँ लोगों को घर और प्लाट बेचूंगा।
इसकी जो नेट वर्थ है वो है 184 बिलियन यूएस डॉलर्स। आगे आ जाए नंबर 3 पे, जेफ बेजोस। इसका ताल्लुक वाशिंगटन सियाटल यूएसए से है। सियाटल में मेरा पोता भी रहता है, मेरी बहू भी रहती है। सियाटल वाशिंगटन में जो है एक बड़ी मशहूर जगह है, पहाड़ी इलाका है। इसकी उम्र है, जेफ की उम्र है 59 ईयर्स, और ये वो आदमी है जो अमेज़ोन का मालिक है। अमेज़ोन का नाम बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा। मेन उसकी इन्वेस्टमेंट उसमें है, और इसके अलावा ये जो एआई कंपनीज़ हैं उसमें भी इसकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। और ब्लू ओरिजिन्स एक कंपनी है, उसमें भी इसकी इन्वेस्टमेंट है। नंबर 4 पे आ जाता है इसकी, यहाँ जेफ की जो नेटवर्थ है वो है 129 बिलियन यूएस डॉलर्स, ये भी अरबपति है। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है बिल गेट। इसका भी ताल्लुक वाशिंगटन यूएसए से है। बिल गेट्स की एज है 67 ईयर्स, और ये वो आदमी है, इसका नाम तो बहुत आपने सुना होगा, ख़बरों में भी सुना होगा और बड़ी जगह सुना होगा। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक है, और इसके अलावा इसकी बहुत सारी और कंपनीज़ हैं जिसमें बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। इसकी जो नेट वेल्थ है, दौलत उसकी अपनी है, वो है 125 बिलियन यूएस डॉलर्स। इसके बाद नंबर 5 पर आ जाता है वॉरेन बफेट। इसका ताल्लुक है नेब्रास्का। इसकी एज है 92 ईयर्स, और ये एक कंपनी का मालिक है, बर्कशायर और हैथावे कंपनी का मालिक है। और ये कंपनियां भी जो है वो एआई से रिलेटेड और ये आईटी से रिलेटेड ये सारा काम करती हैं, और इसकी नेट वेल्थ है 140 बिलियन, 114 बिलियन यूएस डॉलर्स। नंबर 6 पे आ जाता है स्टीव बाल्मर। इसका भी ताल्लुक वाशिंगटन यूएसए से है, और इसकी उम्र है 67 ईयर्स, 67 साल। और ये कंपनी जो इसकी है उसका नाम है लॉस एंजलिस क्लिपर, और माइक्रोसॉफ्ट में भी इसके शेयर्स हैं। और एक है सॉफ्टवेयर, एक कंपनी है स्काइप, जिस तरह व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप बात करते हैं, स्काइप पर भी आप बात कर सकते हैं बग़ैर कुछ अदा किए। अच्छा, इसकी नेट वर्थ है 107 बिलियन यूएस डॉलर। ये सारे अरबपति हैं। अब मैं आगे जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ। 7वें नंबर पर है लैरी एलिसन। इसका ताल्लुक है हवाई यूएसए। इसकी उम्र है 78 ईयर्स, और ये ओरेकल एक कंपनी है, बड़ी मशहूर कंपनी है ओरेकल। जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखते हैं वो जानते होंगे, समझते होंगे। इसकी जो नेट वर्थ है वो है 107 बिलियन यूएस डॉलर्स। उसके बाद 8वें नंबर पर आता है लैरी पेज। इसका ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। इसकी उम्र है 50 ईयर, 50 साल, और ये गूगल का मालिक है। और ये वो आदमी है जिसने दुनिया में सबसे पहले एंड्रॉयड फ़ोन मुतारफ़ कराया। इसकी नेट वर्थ है तकरीबन 100 बिलियन यूएस डॉलर्स, यानी 100 अरब यूएस डॉलर्स। बड़ी रकम है, दौलतमंद है, और इसका भी ताल्लुक इसी फील्ड से है। ये मैं आपको जो सारे नाम बता रहा हूँ, ये मैं नाम बता रहा हूँ, ये जो बिलियनियर आजकल हैं, ये ऑयल इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक नहीं है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं है। ये सारी ये एआई और ये सेल्यूलर कंपनीज और सॉफ्टवेयर कंपनीज और इस तरह के ये इससे रिलेटेड चीज़ें बना रहे हैं। नंबर 9 पे आ जाता है फ्रैंकोइस बीटनकोर्ट मेयर्स। इसका उम्र है 69 ईयर। इसका ताल्लुक फ्रांस से है। ये वो कंपनी है, ये वो आदमी है जिसकी बड़ी मशहूर कंपनी है कॉस्मेटिक्स की। ओरिजिनल इसकी कंपनी कॉस्मेटिक्स की है, और उस कंपनी का नाम आपने बहुत सुना होगा, प्रोडक्ट बड़े देखे होंगे। उस कंपनी का नाम है लॉरियल। ये शैम्पू और बेशुमार कॉस्मेटिक्स बनाती है। और
ये जो है गूगल कंपनी जो आप गूगल करते हैं उसमें इसके शेयर्स हैं, वहाँ से भी इसको बड़ी आमदन है। और इसकी भी जो नेट वर्थ है 95 बिलियन US डॉलर है। और आखिरी जो 10वां आदमी है वो है सर्गे ब्रिन। इसका ताल्लुक कैलिफोर्निया USA से है। ये ओरिजिनली मॉस्को रशिया से इसका ताल्लुक है, लेकिन ये बहुत अरसा पहले शिफ्ट करके रशिया में आ गया, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में आ गया, रशिया से अमेरिका में आ गया। और इसकी एज है 49 ईयर्स। और इसके भी गूगल में शेयर हैं। गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसकी भी नेट वर्थ है 95.5 बिलियन US डॉलर्स। अब मैंने जो आपको बताना था, जो बात आज के मेरे पार्ट 2 के सब्जेक्ट में है कि ये एक दौड़ क्यों लगी है, एक रेस क्यों लगी है। ये रेस लगी है दुनिया के लोगों पे रूल कर रहे हैं ये IT कंपनीज, और ये गूगल वाले, माइक्रोसॉफ्ट वाले, और ओरेकल वाले, और अमेज़न्स वाले, और जितने भी मैंने ये नाम लिए हैं, ये सारे जो है IT रिलेटेड कंपनी है और इसी से पैसा कमा रहे, क्योंकि इसमें लागत कम से कम है। प्रोडक्ट जो ये बेच रहे हैं, ये अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, और तमाम इनके काम जो हैं, मैन पावर कम से कम इसमें इस्तेमाल हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर और मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, और आमदन बेपनाह है। सारी दुनिया जो है वो इस्तेमाल कर रही है नेट फ़ोन, सारी दुनिया एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर रही है। 8 अरब से ज़्यादा की आबादी है। आप देख लें, गरीब से गरीब मुल्क में भी मोबाइल फ़ोन और एंड्रॉयड फ़ोन है, और वो सारी आमदन इनके अकाउंट में, इन लोगों के अकाउंट में जा रही है, जिसकी वजह से ये अरबपति और खरबपति बन गए हैं। आज आपको इतना ही बताना था, मकसद ये था बताना कि इन लोगों को समझ आ गई है कि हमने पैसा कहाँ से कमाना है जिसमें लागत बहुत कम हो और आमदन बहुत ज़्यादा हो। तो ये AI की रेस भी उसका हिस्सा है। अब ये सारी कंपनियां AI में आ चुकी हैं, कुछ आ चुकी हैं, कुछ आने के लिए प्रोग्राम बना रही हैं, और फिर AI में आके फिर ये लोगों की जेबों से पैसा निकलवाएंगे, और फिर इनकी दौलत में बेपनाह और इजाफा होगा। पहले ही दौलत बहुत ज़्यादा है, फिर बेपनाह इजाफा होगा। ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। आप मेरी इस बात से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन पैसा कमाना और लोगों पे रूल करना 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। आज के लिए बस इतना ही, आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह आपकी सलामती हो, खैर हो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू माई प्रोग्राम।